विश्लेषण में उसी से जुड़ा एक सच आपके सामने है, क्योंकि आशा और उम्मीद के साथ एक लड़की एक साथी के साथ दिल्ली आती है, लेकिन 35 टुकड़ों में उसे काट के उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब इस कड़ी में जो सच्चाई सामने आ रही है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के साथ दो चार करना भी बहुत जरूरी है। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक यही पता चला है कि श्रद्धा का मर्डर आफताब ने किया। इसके बाद श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काट कर एक फ्रिज में रखा गया। शव के टुकड़ों को धीरे धीरे पास के जंगलों में फेंक दिया गया। इसके बाद जब आफताब से जब पुलिस पूछती है तो उसने साफ शब्दों में कहा, यस आई किल्ड हर, यानी हां मैंने उसे मार दिया। आफताब के बयानों के आधार पर यह माना गया कि आफताब ही श्रद्धा का कातिल है। लेकिन पुलिस की जांच यहीं पर नहीं रुकी है। पुलिस को अभी तक वो हथियार नहीं मिला है जिसे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इसके अलावा कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस की टीमें लगातार तलाश रही है, जैसे कि आखिर श्रद्धा की हत्या के पीछे वजह क्या थी? क्या श्रद्धा की हत्या की वजह आफताब का एक और अफेयर था? आफताब ने हत्या के बाद शव को काटकर कई दिनों तक घर में रखा और इस दौरान वो अपनी एक महिला दोस्त को भी घर में लेकर आया। क्या आफताब की मानसिक स्थिति एक साइको किलर वाली है? जिस तरह से आफताब और श्रद्धा मुंबई से अचानक दिल्ली आ गए, उसके कुछ दिन बाद ही श्रद्धा की हत्या हो गई। तो सवाल यह है कि क्या आफताब श्रद्धा की हत्या के मकसद से ही दिल्ली आया था? आफताब ने जिस जंगल में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके, वो उसके घर से 500 से 600 मीटर दूर है। तो क्या जानबूझकर आफताब ने जंगल के पास वाला घर किराए पर लिया था? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती है। दरअसल आफताब ने जो बयान दिए हैं वो उसके बारे में बताई जा रही है बातों से बिल्कुल अलग है। अब हम आपको आज आफताब के व्यक्तित्व को लेकर उसके दोस्तों के बयान सुनवाएंगे। इसके अलावा हत्या के बाद आफताब का व्यवहार कैसा था, यह भी आपको एक डॉक्टर की आंखों देखी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये आफताब का वीडियो है और आफताब की पिछली रात हवालात में गुजरी है। इस वीडियो में आफताब के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नजर नहीं आ रही है, कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है। आफताब को लेकर आज दिल्ली पुलिस महरौली के पास के उन जंगलों में भी पहुंची जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके गए थे। हालांकि अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है और यही वजह है कि इस केस में पुलिस भी अभी कुछ भी खुलकर नहीं कह पा रही है। हालांकि अभी तक शव के 12 टुकड़े बरामद किए जा चुके हैं और इन 12 टुकड़ों का डीएनए टेस्ट करके श्रद्धा की पहचान की जाएगी। आफताब के हाव भाव एक शातिर कातिल की तरह थे। एक सामान्य आदमी जिसने गुस्से में अगर किसी की हत्या कर दी हो तो वो भी घबराएगा, घबराकर कई तरह की गलतियां करेगा। लेकिन आफताब ने ऐसा कुछ नहीं किया। आफताब ने ठंडे दिमाग से सब कुछ प्लान किया। क्राइम सीरीज देखकर हत्या करने के तरीकों को समझा। इसके बाद लाश ठिकाने कैसे लगाना है, इसको लेकर गूगल पर भी सर्च किया। यही नहीं, शव के टुकड़े करने पर फर्श पर गिरे खून के धब्बे किस केमिकल से मिटाने हैं, इसके बारे में भी उसने जानकारी इकट्ठी की। और हत्या के 20 से 25 दिन बाद तक उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को घर में रखा। उसके मन में ना कोई डर था, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा। हत्या के बाद भी वो ठंडे दिमाग से ऑफिस जाता रहा और ऑफिस से आकर शव के टुकड़े जंगलों में फेंकता रहा। यही नहीं, वो डेटिंग ऐप पर भी एक्टिव रहा और अपनी महिला दोस्त को अपने उसी घर में लेकर आता रहा जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा था। यह कोई भी सामान्य मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी किस तरह से की थी, वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। आपको हमने बताया कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने चाकू और फ्रिज खरीदा था। अब हम आपको उन दुकानों पर लेकर चलते हैं जहां से आफताब ने यह सामान खरीदे थे। श्रद्धा की हत्या करने के बाद 19 मई को आफताब को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जिसकी मदद से वो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर सके। लिहाजा वो अपने घर से करीब 400 मीटर दूर इसी दुकान पर आया था और उसने यहीं से एक बड़ा चाकू कहें या आरी कहें या वो हथियार खरीदा था जिसकी मदद से उसने श्रद्धा के
करीब 35 टुकड़े किए थे। इस वक्त हमारे साथ दुकान के मालिक सचदेवा साहब है। सर ये बताइए, यहाँ पे करीब 19 मई को एक लड़का आया था आफ्ताब, वो कोई चाकू या बड़ा चीज खरीद के ले गया, पुलिस उसको लेके आई थी, क्या वो यहाँ आया था, क्या खरीद के ले गया, कुछ बताया पुलिस ने आपको? सर पुलिस को उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं यहाँ पर आया था और करीब मई में आया था जब भी, और तब उसने कुछ सामान खरीदा था जिसमें एक नाइफ थी और एक गार्बेज बैग का पैकेट था। तो यहाँ पर उसको पुलिस लेके आई थी अपने साथ और उसने आइडेंटिफाई ये दुकान की थी, क्या नाइफ कैसा था, गार्बेज बैग का कुछ ये? सर आइडेंटिफाई तो उसने पुलिस को ये बताया, पुलिस के साथ वो आया था, पुलिस लेकर आई थी उसको और उसने बताया कि मैंने इसी दुकान से खरीदा था। हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि सर 6 महीने पहले अगर कोई हमारे पास ऐसे कस्टमर आएगा एक नाइफ लेके जाएगा तो हम उसको कैसे पहचान लेंगे 6 महीने बाद? अच्छा, पुलिस कह रही है कि एक बड़ी बड़ी आरी टाइप की थी जिससे कि उससे बॉडी के पास पीसीस ऐसे अलग हो सकते होंगे। हमारे पास तो डोमेस्टिक नाइफ्स होती हैं, उससे तो ऐसा कोई इतना तो नहीं हो सकता, उससे नॉर्मल डोमेस्टिक नाइफ्स होती हैं फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसी कोई बड़ी आरी तो हमारे पास होती नहीं। और गार्बेज बैग भी लेके गया जिसमें उसने पीसीस को इकट्ठा किए, वो भी यहीं से खरीदे गए थे? हाँ, उसके अकॉर्डिंग उसने यहीं से खरीदे थे, जो पुलिस ने बताया कि उसने यहीं से खरीदे हैं। श्रद्धा के शव को जिस फ्रिज में रखा गया था वो फ्रिज भी उसी के क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। आफ्ताब ने हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने की ऐसी प्लानिंग की थी जिसमें उसे भरोसा था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए वो हत्या के बाद हड़बड़ाया नहीं। हत्या के बाद आफ्ताब ने जो चाकू खरीदा था उसका इस्तेमाल श्रद्धा के शव पर करने से पहले उसने खुद पर किया था। दरअसल वो आश्वस्त होना चाहता था कि चाकू से शव काटा जा सकता है या नहीं। इस प्रयोग में उसने पहले खुद के हाथ पर एक छोटा सा कट भी लगाया था, जिसके बाद इलाज के लिए वो पास के ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पर भी गया। हमने उस डॉक्टर से भी बात की जिनके पास आफ्ताब हत्या के बाद वो पहुंचा था इलाज करवाने को, और डॉक्टर ने हमें कई हैरान कर देने वाली जानकारी भी दी है। हम चाहते हैं वो आप भी सुने। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के लिए जिस हथियार को खरीदा था उस हथियार की धार उसने अपने ऊपर ही टेस्ट की थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। और पास के ही एपेक्स हॉस्पिटल के सर्जन हैं अनिल कुमार सिंह, उनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आया था, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, पुलिस एक आफ्ताब नाम के एक्यूज को लेके आई होगी जो कि 6 महीने शायद 19 तारीख को उसने यहाँ बगल से कोई बड़ा चाकू खरीदा था इस तरीके का, उससे वो इंजर्ड हो गया था, उसको चोट आई थी, आपने ट्रीटमेंट किया था, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या आपको याद है अभी तक? एक्चुअली मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था और एक पेशेंट आके लेटा हुआ था कैजुअल्टी में, तो हमारे असिस्टेंट ने बताया कि सर वो लेसरेशन है, यानी कट लगा हुआ है, सुपरफिशियल कट लग गया। हमने कहा कैसे लग गया चोट उसको? तो बताया कि मैं जो है फ्रूट कट कर रहा था और फ्रूट कटने में नाइफ से हल्का सा लग गया था, तो देखने में वुंड जो है काफ़ी सुपरफिशियल था और देखने से लग रहा था कि हाँ हल्का सा कट, बहुत मतलब लग रहा था मामूली कोई कट ऐसे टच कर गया, ऐसे नाइफ टच कर जाती है। इसके बाद वो जो है बराबर खाली इंग्लिश बोल रहा था, हिंदी नहीं बोल रहा था। तो मेरे को आई वाज क्यूरियस कि जो है ये हिंदी नहीं बोल रहा है, ये कहाँ का आदमी है, दिल्ली का ही होगा, पर दिल्ली में इस एरिया में इतना खाली हिंदी नहीं बोल रहा है, हिंदी बोलने पर भी इंग्लिश बोल रहा है। तो मैंने फिर बात करते करते, और काफ़ी अग्रेशन में था, अग्रेसिव था, काफ़ी बोल्ड था वो बात करने में, काफ़ी लग रहा था कि हाँ बहुत बोल्डली बात कर रहा है। और इसके बाद जो है फिर खुद ही बोला कि एक्चुअली डॉक्टर आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो आई आस्क्ड कि आप व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली? तो उसने बोला कि द IT सेक्टर इन दिल्ली इज़ वेरी वेल डेवलप्ड और आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, सो आई मूव टू दिल्ली। तो मुझे लगा चलो अच्छा है, बॉम्बे से दिल्ली जॉब करने के लिए अच्छी सैलरी मिलेगी इसको। थोड़ी मेरी इससे बात हुई, पर बातचीत करने में लग रहा था कि काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी पढ़ा लिखा भी लग रहा था। मतलब आपको एक बार भी लगा कि यहाँ पर आने से पहले 24 घंटे पहले उसने अपनी जो है गर्लफ्रेंड का, अपनी लिविंग पार्टनर है, उसका मर्डर किया होगा? मतलब इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर किसी चीज़ का डर है कि इसने एक लड़की की जान ली है। उसके मन में कोई फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, बहुत बोल्ड बहुत था बातचीत करने में। वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब जैसे बात करने में एकदम बोल्ड था और कहीं से नहीं लग रहा था कि वो नर्वस है, इसने मर्डर किया होगा, कि कुछ ऐसा काम करके आया है, वो डरा हुआ है, कोई मन में उससे कोई फियर हो, कोई डर हो, ऐसा बिल्कुल उसके फेस पे नहीं लग रहा था। बहुत ही बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट
और देखने से भी लग रहा था काफ़ी जो है मतलब अच्छे ठीक ठीक घर से, मतलब देखने से लग रहा था अच्छे घर का लड़का है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं हो रहा था, बिल्कुल डाउट नहीं था। यानी डॉक्टर की माने तो हत्या के बाद भी आफताब के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर नहीं कहा जा सकता था कि वो अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद वहां पर आया है। वो बाजार में घूमता रहा, शव ठिकाने लगाने का सामान इकट्ठा करता रहा, और तो और वो डॉक्टर से पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत करता रहा। आफताब के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो रिजर्व नेचर का आदमी था। वो लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, और छतरपुर एनक्लेव के जिस फ्लैट में वो रहता था वहां भी वो केवल घर से ऑफिस के लिए या फिर खाना लेने के लिए ही बाहर आता था। आफताब का कहना है कि श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन श्रद्धा के दोस्त ऐसा नहीं मानते हैं। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक वो आफताब के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। दरअसल आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, और दोस्तों के मुताबिक श्रद्धा शादी के लिए दबाव बनाने वाली लड़की थी ही नहीं। वो जानती थी कि आफताब का उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। हमने श्रद्धा के दोस्तों से भी बात की, उनको भी सुनिए। हमारे साथ श्रद्धा के दोस्त रजत है। रजत, हम आपसे जानेंगे कि जब वो आफताब के साथ रिलेशनशिप में थी श्रद्धा, तब कुछ बताया गया था, क्योंकि ऐसी कई बात सामने आ रही है कि वो खुश नहीं थी, उसने ऐसी कई गुहार लगाई थी कि उसे मारा जा रहा है अब्यूजिव रिलेशनशिप में। आपको कुछ ऐसा बताया था श्रद्धा ने? तो एक बार श्रद्धा ने अपनी सबसे करीबी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसको बताया था कि काफ़ी अब्यूजिव है आफताब, वो हाथ उठा रहा है। क्योंकि शुरुआत में काफ़ी कुछ रंगीन सा नज़र आ रहा था, बड़ा ही सुंदर सा रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में जब वही चीज़ क्रूरता में जब तब्दील होने लगा तो श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर किया था, जो कि फिर हमको ही पता चला था उस बारे में। और बाद में ये भी पता चला था, एक ऐसा दिन आया था जब श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने मैसेज किया था अपने दोस्तों की वो उसको रेस्क्यू करे, उसको ले आए उस जगह से, नहीं तो फिर उसको डर है कि आफताब उसको मार देगा। तो ये बात कब हुई थी कि श्रद्धा ने ये कहा कि उसको मार देगा? ये काफ़ी समय पुरानी बात है कि क्या हुआ था? कुछ आपको इसके बारे में कुछ पता है? ये मेरे ख्याल से हाल की बात है कि ये वाली खबर जो मैंने बात बताई आपको कि श्रद्धा को डर था कि उसको मार दिया जाएगा, पर श्रद्धा एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में बहुत पहले से थी। तो जब उसने डेट करना शुरू किया आफताब को, बम्बल के ज़रिए ये लोग दोनों साथ में आए, तो उसमें क्या उसके पेरेंट्स की आपत्ति थी? आफताब के पेरेंट्स से आपत्ति थी? क्या था? और ये अब्यूजिव रिलेशनशिप शुरू से ही था? क्या श्रद्धा को पहले से ही वो रेड फ्लैग्स दिख रहे थे कि वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में जा रही है? नहीं, शुरुआत में तो नहीं, क्योंकि यदि आप जानेंगे आफताब को तो आफताब रिजर्व टाइप का इंसान था, और जो भी चीज़ें उसने अपने बारे में बताई थी वो बहुत ही सीमित थी। और वो सीमित चीज़ें आप वाकई में एक व्यक्तित्व को जानने के लिए पर्याप्त होती नहीं हैं, लेकिन वो तो अब हम सोच रहे हैं पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस वक्त जितनी बताई थी उतना हमको लगता था कि शायद यही है आफताब का यही व्यक्तित्व है, यही चरित्र है। तो आफताब इम्प्रेशंस क्रिएट करता, जो कि अच्छे इम्प्रेशंस थे कि वो सोशल इश्यूज़ के बारे में सोचता है, समझता है, सेंसिटिव है उन चीज़ों के बारे में। लेकिन बाद में जब उसके बारे में पता चलता है, मतलब क्योंकि आप रियल में मिलते तो फिर ऐसा था वो इंसान की बिल्कुल पोकर फेस, आप मुंह से देख के पता नहीं कर पाएंगे। इंट्रोवर्ट नहीं था वो, पर रिजर्व था, अपने बारे में ज़्यादा ना बताना मेरे ख्याल से उसका चॉइस था। तो जैसे आपने कहा कि सोशल इश्यूज़ के बारे में उनकी टाइमलाइन देखिए, फेसबुक देखिए, तो कई एसिड अटैक के बारे में सपोर्ट दिखाया है। उसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अपनी लवर को उन्होंने मार दिया। तो ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नहीं, देखिए, ये इस केस को जिस तरीके से लव एंगल बताया जा रहा है, शादी का एंगल जोड़ा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ था, बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि वायलेंस इसमें इन्वॉल्व था, ये श्रद्धा ने बताया था। श्रद्धा उसको छोड़ना चाहती थी, ये भी श्रद्धा ने बताया था। श्रद्धा को वो मारने की धमकी दे रहा था, ये भी श्रद्धा ने बताया था। जब इतनी चीज़ें बाहर है तो श्रद्धा उसके साथ क्यों थी? कुछ होगा बहुत बड़ा, जिससे शायद श्रद्धा इन्फ्लुएंस थी या ब्लैकमेल्ड थी, कुछ तो बहुत बड़ा रहा होगा, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से श्रद्धा उसके साथ थी और आखिरकार उसके साथ ये चीज़ हो गया। तो आपको लगता है कि कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा था वो बार बार? क्योंकि ये भी सामने आ रहा था कि श्रद्धा वापस आना चाहती थी, एक दो बार वो वापस भी आई, उसके बाद फिर से वापस चली गई। तो कुछ उसके बारे में या उसकी बेस्ट फ्रेंड को श्रद्धा ने कभी कुछ बताया हो कि क्यों इन्फ्लुएंस की हो रही थी, क्यों बार बार वापस जा रही थी उसके पास? नहीं, ये जो आपने जो अभी वाला सवाल किया, क्यों, यही क्यों का सवाल सभी के मन में है,
क्योंकि ये शायद एक सीक्रेट है जो श्रद्धा के साथ चला गया है। अय्याश आफ्ताब सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखता था। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर किसी भी लड़की को लगेगा कि वो कितना बड़ा फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट नारी अधिकारों, पर्यावरण सुधार से जुड़े हुए होते थे और वो अपने आप को LGBTQ समर्थक और लिबरल दिखाता था। सोशल मीडिया पर समाज सुधारक वाला इंसान असली जिंदगी में राक्षसी प्रवृत्ति का था, ये अब पता चल रहा है। एक शक यह भी जाहिर किया जा रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा को मारने के इरादे से ही दिल्ली लेकर आया था। दरअसल श्रद्धा की मां की मौत के बाद पिता के साथ उसके संबंध खराब होते गए। देखा जाए तो श्रद्धा के लिए अब आफ्ताब ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। आफ्ताब को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो एक अय्याश किस्म का इंसान था। इसका पता इस बात से ही लगा कि हत्या के बाद भी वो डेटिंग ऐप के जरिए गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आता रहा और श्रद्धा के साथ संबंध होते हुए भी उसके कई लड़कियों के साथ संबंध थे। इसकी जानकारी पुलिस अब डेटिंग ऐप बम्बल से मांग रही है। पुलिस जानना चाहती है कि श्रद्धा के साथ रहते हुए भी आफ्ताब किन किन लड़कियों के साथ संपर्क में था। कहा यह भी जा रहा है कि आफ्ताब जानता था कि श्रद्धा के दोस्त उसकी हर अपडेट रखते हैं और ऐसे में श्रद्धा की मुंबई में हत्या करने पर वो जल्दी पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा का प्लान बनाया। लेकिन आखिर में वो दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में रुका, जहां पास में ही जंगल था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आफ्ताब श्रद्धा को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ दिल्ली आया हो। दरअसल वो जानता था कि श्रद्धा को यहां दिल्ली में कोई नहीं जानता है। उसका परिवार वैसे भी उससे बात नहीं करता है और मुमकिन है कि वो श्रद्धा को बोझ समझने लगा हो। श्रद्धा की वजह से वो अपनी अय्याशियां नहीं कर पाता हो और शक ये भी है कि श्रद्धा से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसे मार डाला। इस शक के पीछे आधार यह है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद कई दिनों तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके दोस्तों से चैटिंग की। वो श्रद्धा के दोस्तों को यह जताता रहा कि श्रद्धा जिंदा है। आफ्ताब श्रद्धा की मौत का एक ऐसा दृश्यम तैयार कर रहा था जिससे किसी को शक ना हो कि श्रद्धा मर चुकी है।